नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सुधा ओम ढींगरा की लिखी हुई कहानी आग में गर्मी कम क्यों है। अमेरिका में रहकर हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा करने वाली विश्व हिंदी साहित्य की मशहूर रचनाकार सुधा ओम ढींगरा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अंत्येष्टि गृह के कोने में फर्श पर वो दीवार के सहारे बैठी अपनी हथेलियों को देख रही है। हर सुबह यही तो होता है। बचपन में माँ ने कहा था कि सुबह उठते ही दोनों हाथों को जोड़कर अपनी हथेलियाँ देखा कर भाग्य उदय होता है। तब से वो रोज़ ऐसा करती है और हाथों की लकीरों को देखने की उसे आदत सी हो गई है। उन पर विश्वास करने लगी है। घटती बढ़ती लकीरों के साथ जीवन के उतार चढ़ाव को पहचानने लगी है। हथेलियों पर अचानक कई नई उभरी लकीरों को उसने देखा था और उसके जीवन में अकस्मात कई नए मोड़ भी आए थे। आज वो गौर से उस लकीर को ढूंढ रही है जिसने उसके भाग्य को अस्त कर दिया। हथेलियाँ उसे धुंधली धुंधली दिखाई दे रही हैं, लकीरें साफ नज़र नहीं आ रहीं। दाईं तरफ उनका 7 वर्षीय बेटा सोनू उसे चिपक कर बैठा है और आते जाते लोगों को देख रहा है। बाईं ओर 5 वर्षीय बेटा जय उसकी गोद में पड़ी 4 माह की बेटी के मुंह में चुस्नी डालने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो चुप है, रो नहीं रही, वो तब भी उसके मुंह में चुस्नी डाल रहा है, कहीं वो रोना पड़े इसलिए। वातावरण की गंभीरता को समझ रहा है, नहीं चाहता कि बहन रोए और सबका ध्यान भंग हो। भारतीय समुदाय के लोग एक कोने में इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। उसकी सहेली मीनल मोबाइल पर पंडित जी से बातें कर रही है। फ़ोन को कान से लगाए ही वो हैंडबैग और फूलों की टोकरी को दूसरे कमरे में रखने चली जाती है। मीनल का पति संपत पॉल बड़ी देर से अंत्येष्टि गृह की एक महिला के साथ बातें कर रहा है। सोनू और जय संपत अंकल को बड़े गौर से देख रहे हैं। उस महिला के साथ बात करते हुए संपत अंकल उनकी और फर्श पर रखे बैग की ओर इशारा कर कुछ कह रहे हैं। वो एकटक सामने रखे प्लास्टिक के बैग को देख रही है। बैग में उसके पति की लाश पड़ी है, अभी अभी अस्पताल से लाई गई है। भावहीन चेहरे से वो उसे देखती जा रही है। आंखें सूनी हैं, नमी उसके भीतर गहरे में फैलती जा रही है, पर आंखों से बाहर का रास्ता ढूंढ नहीं पाई है। प्रश्नों ने तनाव के साथ मिलकर नया मोर्चा खोल उसके मस्तिष्क को बेकाबू कर दिया है। वो इस दुर्घटना को रोक सकती थी, पर कैसे? उसका पति उसे कभी कुछ नहीं बताता था। बच्चों के अतिरिक्त और क्या साझा रह गया था उनमें? वो कितनी दूर चला गया था, अंधेरे की परछाई बन गया था, उसके हर प्रश्न को मुस्कुरा कर टाल जाता था। प्लास्टिक बैग में पड़ा हुआ भी वो जरूर मुस्कुरा रहा होगा। शरीर रेलगाड़ी से कट गया, आत्महत्या की है उसने। वो तो सोया हुआ भी मुस्कुराता रहता था और वो सोचती थी कि सोए हुए इंसान के चेहरे पर इतनी शांत मुस्कुराहट कैसे हो सकती है। उसके पति की यही मुस्कुराहट उसके सांवले रंग और उसकी आंखों में एक खूबसूरत चमक भरकर उसके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण पैदा कर देती थी। उसकी नज़रों में कशिश थी, वो अनचाहे उसकी जकड़ में आ गई थी। कई चेहरे मोहिनी बूटी से होते हैं, बस मोह लेते हैं। उसकी नटखट मुस्कान उसके भीतर बाहर रोमांच का बसंत खिला गई थी। उसे दुनिया बहुत खूबसूरत और रंग बिरंगी लगने लगी थी। परी उसकी प्रिय सखी थी, उसी की शादी में वो उससे मिली थी। वो परी की बुआ का बेटा शेखर था। निम्न मध्य वर्गीय परिवार के माता पिता उसकी शादी के लिए काफ़ी चिंतित थे। उन्हें जब पता चला कि परी का परिवार उसका रिश्ता शेखर के लिए चाह रहा है, साथ ही शादी का सारा खर्चा भी वे स्वयं उठाने के लिए तैयार हैं, पेशकश राहत भत्ता सी लगी और सोचने में उन्होंने ज़्यादा देर नहीं लगाई। शेखर अमेरिका की सिस्को सिस्टम कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। परी की शादी में वो और शेखर अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्ति प्रदान कर चुके थे। वो इसे संयोग और हाथों की लकीरों का खेल मानती रही। परी की शादी के एकदम बाद उसकी शादी हो गई। 2 सप्ताह के भीतर वो नए देश और अजनबी लोगों में नवजीवन के स्वप्न व कुछ डर लेकर अमेरिका आ गई। आज उसके सारे सपने ढह चुके हैं। परदेश में अपनों से दूर, उदास, परेशान, चर्च में अकेली बैठी पति की अंतिम विदाई की प्रतीक्षा कर रही है। वहाँ के शांत वातावरण में कई कदमों की आहट सुनाई दी। भारतीय समुदाय की कुछ महिलाएं चर्च के उसी कमरे में आ गईं जहाँ वो शेखर पर आंखें टिकाए स्थिर बैठी है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उस चेहरे में कुछ ढूंढ रही है। एक बुजुर्ग औरत ने उसके सिर पर सहानुभूति से हाथ फेरा। वो उसी तरह बिना हिले डुले बैठी रही।
महिलाएं कुछ बोली नहीं, उसकी तरफ देखती हुई बस चुपचाप साथ की दीवार से सटी हुई कुर्सियों पर बैठ गईं। पारुल, साक्षी के कुलीग ने उसकी गोद से बच्ची को लेकर अपनी बाहों में उठा लिया। मीनल सोनू और जय को दूसरे कमरे में ले गई। उसने पालथी हटाकर अपने घुटनों को समेट लिया, दोनों बाजुओं से कसकर उन्हें पकड़ लिया और अपना चेहरा उस पर टिका दिया। दीवार के साथ लगी कुर्सियों पर बैठी महिलाओं ने धीमी आवाज़ में बातचीत शुरू की। साक्षी रो नहीं रही, इसे रुलाओ, नहीं तो शरीर रोने लगेगा। डर लगता है इसे कहीं कुछ हो ना जाए। शेखर इसे जिस हालात में छोड़ गया है, रोना तो इसने अब सारी उम्र है। बेचारी किस्मत की मारी, अभी 9 साल ही तो हुए हैं शादी को, 3 छोटे छोटे बच्चे, भरी जवानी। हाय, इसे इस तरह देखकर दिल रो रहा है। कई महिलाओं ने रुमाल से नाक सुड़के और आंखों से निकल आए खारे पानी को सोखा। शेखर ने जो किया, ऐसा तो अवसादग्रस्त लोग करते हैं, भारी निराशा में। बाहर से कितना सभ्य सुसंस्कृत लगता था, हंसता मुस्कुराता। अरे पति पत्नी ही एक दूसरे के बारे में बता सकते हैं कि वे कैसे हैं, यूँ तो सब शालीन ही लगते हैं। सुना है एक चिट्ठी कार से मिली है और कार रेलवे फाटक के पास ही पार्क की हुई थी। दैनिक न्यूज़ एंड ऑब्जर्वर में लिखा था कि गाड़ी को आते देख कर वो पटरी पर खड़ा हो गया था। ड्राइवर ने जब देखा तो गाड़ी की स्पीड कम करने में उसे समय लगा और तब तक वो टकरा गया था। मालगाड़ी थी, उसकी गति धीमी होती है। तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी होती तो शरीर के चिथड़े हो जाते। भाई वहाँ से तो एक ही लंबी सी मालगाड़ी निकलती है। हाँ, उसी से तो टकराया। पता नहीं कितने दिनों से योजना बना रहा था, गाड़ी के समय को निश्चित कर रहा था। जान लेते समय बच्चों का भी नहीं सोचा। साक्षी तो हर रोज़ परीक्षा देती थी। क्या कह रही हैं आप मिसेस पांडे? अरे आप लोगों को नहीं पता, अब तो तकरीबन सबको मालूम है। सबने अपनी अपनी कुर्सियां दीवार से हटाकर गोल घेरे में कर लीं ताकि बात को करीब से सुन सकें। क्यों? सबकी आंखें प्रश्नवाचक थीं। शेखर के किसी जेम्स के साथ संबंध थे। क्या? सभी के मुंह से शब्द निकला, पर बड़ी दबी जुबान में। ठीक है, अगर पुरुष का साथ पसंद था तो साक्षी से शादी क्यों की? अब किससे और कौन पूछे? और साक्षी को पता कैसे नहीं चला? 3 बच्चे साक्षी ने ऐसे आदमी के साथ कैसे पैदा कर लिए? ये समय इन बातों का नहीं। साक्षी को हमारे साथ की ज़रूरत है। 3 बच्चों के साथ वो अकेली हो गई है इस देश में। पारुल ने एक तरह से सबको चुप कराते हुए कहा। सही कहा तुमने, औरत पर क्या गुजरती है सिर्फ वही जानती है और कोई नहीं। मिसेस भास्कर ने लंबी सांस लेते हुए कहा। पारुल, तुम साक्षी की सहेली हो, सच्चाई से बेखबर नहीं। आत्महत्या का कोई तो कारण होगा। मिसेस तांबे पारुल की ओर देखते हुए बोली। आंटी, सिवाय साक्षी के सच्चाई कोई नहीं जानता। जेम्स की बात भी पता नहीं कैसे लोगों तक पहुंच गई। मुझे तो इतना पता है कि साक्षी ने पुलिस को पोलाइट रिक्वेस्ट की थी कि पत्र में क्या लिखा हुआ है अगर सार्वजनिक ना किया जाए तो वो आभारी होगी। पुलिस ने उसे मान लिया और निजता तथा पारिवारिक सुरक्षा के अंतर्गत उसे फाइल में रखकर सील कर दिया। अमेरिका में क्या क्या देखने सुनने को मिलता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीनल की सास बोली। आंटी, होता भारत में भी सब कुछ है, बस ढक लिया जाता है। औरत ही कई बार अपने लिए खड़ी नहीं होती। पारुल रूखी सी बोली। खैर, अब तो वहाँ भी बहुत कुछ सामने आने लगा है, मीनल की सास ने कहा। ओह गॉड, साक्षी के चेहरे को देखा नहीं जा रहा। पुअर साक्षी बड़ी संस्कारी है, किसी को पता नहीं चलने दिया कि उस पर क्या बीत रही है। कई लोग बड़े विचित्र तरीके से संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, यहाँ भी वही हो रहा है। फ्यूनरल होम के एकांत शांत माहौल में धीमी आवाज़ में की गई बातें भी साक्षी तक पहुँच रही हैं। उसे स्वयं भी जय के पैदा होने तक पता नहीं चला कि शेखर क्या करता है, क्या सोचता है। जो घाव वो उसे दे गया है, उससे उठ रही टीस तेज़ दर्द बनकर अथाह पीड़ा दे रही है। इस समय वो क्या महसूस कर रही है, उसके एहसासों को कोई समझ नहीं सकता। बच्चों को क्या बताएगी कि उनके डैड ने ऐसा क्यों किया? जो लोग आज हमदर्दी दिखा रहे हैं, कल वही बातें बनाएंगे। उसके माँ बाप पर क्या बीतेगी? बहनों की अभी शादी होनी है। पंडित डॉक्टर गंगाधर शर्मा व उनकी पत्नी सरोज शर्मा अंत्येष्टि के लिए आ गए। कार से उनका सामान उठाकर भीतर लाया गया। संपत पॉल पानी की बाल्टी, कुछ तौलिए और शेखर के लिए नए कपड़े लेकर आया। पंडित जी की पत्नी सरोज शर्मा ने साक्षी के सिर और पीठ को बड़े स्नेह से सहलाया। घुटनों पर टिका उसका सिर उठाया, उसका माथा चूमा। तुम क्यों मुँह छिपाती हो? तुम्हारा क्या कसूर है?
और उसका चेहरा देखते ही जरा ऊंची आवाज़ में बोली, अरे कोई इसे पानी दो, इसका गला सूख रहा है, ये तो बावली हो रही है। चेहरे और आंखों में कोई भाव नहीं, नज़र कैसे ठहर गई। कुछ घंटों में साक्षी का शरीर जड़हीन सूखे तने सा ढहने को तैयार लगने लगा। मीनल दौड़कर पानी का गिलास लाई। साक्षी ने एक घूंटी पानी पिया। बच्ची जोर से रो पड़ी। पारुल, जिसकी गोद में बच्ची थी, उसने उसे साक्षी की गोद में डालते हुए कहा, इसे भूख लगी है, दूध पिला दे। सरोज शर्मा, जिन्हें सभी आंटी जी कहकर बुलाते हैं, ने साक्षी को घूमकर बैठने को कहा, जिससे उसकी पीठ लोगों की ओर हो गई और मुंह फ्यूनरल होम की दीवार की तरफ। उन्होंने उसकी कमीज़ ऊपर उठाने की कोशिश की। साक्षी ने यंत्रवत अपनी कमीज़ ऊपर उठा ली और वक्ष बच्ची की ओर दूध पीने के लिए बढ़ा दिया। संपत पॉल के साथ राम सेठ, परिमल दास, नरेंद्र शाह ने प्लास्टिक का बैग खोला और शेखर का बदन गीले तौलिए से पोंछने लगे। उसका कटा बदन जगह जगह से टाँके लगाकर सिल दिया गया था। सारी औरतें पहले ही वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में जा चुकी थीं। अब उसे नए कपड़े पहनाए जाने थे। फ्यूनरल होम वाले ताबूत ले आए। शेखर को साफ़ सुथरा करके नए कपड़े पहनाकर उसे फ्यूनरल होम वालों को सौंप दिया जाएगा, ताकि वे उसे अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर दें। अमेरिका के लोग तो लाश का पूरा मेकअप तक करवाते हैं ताकि अंतिम यात्रा में वो सुंदर दिखें। उस ताबूत को अंत्येष्टि गृह के बड़े हॉल में रख दिया जाएगा, श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने के लिए। साक्षी बच्ची को दूध पिलाती हुई सामने वाली सफ़ेद खाली दीवार की ओर देख रही है, जिस पर कोई चित्र नहीं टंगा हुआ। उसका जीवन भी इसी की तरह सूना हो गया है। शायद उसके जीवन में तो पहले से ही कुछ नहीं था। वो उसे स्वीकार नहीं कर रही थी, अब अस्वीकार का विकल्प नहीं रहा। जेम्स, किसी ने आवाज़ दी। साक्षी का दिल दहल गया। वो यहाँ भी आ गया। उसका दिल धौंकने की तरह धड़कने लगा। उसने चेहरे और पीठ को घुमाकर पीछे देखा। वहीं का कोई कर्मचारी था, शेखर का जेम्स नहीं था। इस प्रक्रिया में बच्ची के मुंह से उसका वक्ष छूट गया। वो रोने लगी। अपने आप को संभाल कर उसने उसे दूसरी तरफ किया और दूसरी छाती से दूध पिलाने लगी। दूध पीती बच्ची को देखते हुए उसके भीतर कसक उठी। इसके होश संभालने पर वो इसे इसके बाप के बारे में क्या कहेगी। वो जेम्स और शेखर की बनाई हुई अस्थिर और चुरमुरी छत के नीचे बच्चों को कैसे पालेगी। वो उस छत को बहुत मजबूत समझती थी, जिसके साए तले शादी के कई वर्ष पलों में बीत गए थे। शेखर का प्यार, पार्टियाँ, बेहिसाब सुख। निम्न मध्यवर्गीय परिवार की साक्षी के लिए सब अद्भुत था। सोनू और जय के जन्म के समय उसके माँ बाप और सास ससुर दोनों आ गए थे। शेखर ने उन पर प्यार और उपहारों की बारिश कर दी थी। उसकी मुस्कुराहट ने सबको सम्मोहित कर लिया था। साक्षी के माँ बाप बेटी को खुश और सुखी देखकर भारत लौट गए थे, पर उसके सास ससुर 1 साल उनके पास रहे। शेखर अक्सर देर से घर आता था। शादी के उपरांत कुछ वर्षों तक साक्षी उसके देर से घर आने के प्रति लापरवाह रही। अब शेखर का देर से आना उसे खलने लगा। आसपास के मर्द दिन भर बाहर रहकर शाम को घर लौट आते और अपने परिवार के साथ समय बिताते। साक्षी पड़ोस के परिवारों को सड़क पर सैर करते देखती, उसके दिल में हुक सी उठती। उसे शेखर के साथ ऐसा सुख कभी नहीं मिला था। सहनशीलता किसी दिन उसका साथ छोड़ जाती और वो उसके घर आते ही भड़क उठती। वो हमेशा मुस्कुरा कर कह देता, प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, सब लोग बैठे थे, मैं कैसे उठ कर आता, ऐसे में तो देर हो ही जाती है। सास ससुर भी साक्षी को समझाने लगते, बहू सुबह का गया, वो शाम को थका हारा घर आया है, किसके लिए इतनी जान मार रहा है, तुम्हारे और बच्चों के लिए। तुम प्यार देने के बजाय गुस्सा होती हो। साक्षी शांत हो जाती। वो उनकी बहुत इज्जत करती है। उन्हीं की प्रेरणा से उसने अमेरिका में पढ़ाने का डिप्लोमा ले लिया था। वे बच्चे संभाल लेते और वो कॉलेज चली जाती। डिप्लोमा के बिना अमेरिका में पढ़ाया नहीं जा सकता। भारत से उसने फिजिक्स में एमएससी की हुई है। जय 1 साल का था जब शेखर के माता पिता वापस चले गए। उनके जाने के बाद साक्षी बहुत अकेलापन महसूस करने लगी। शेखर काम के सिलसिले में शहर से बाहर अधिक जाने लगा था। शहर में होता तो भी देर से घर आता। घर बाहर के सब काम करते, बच्चों को पालते पोसते वो थक जाती। शेखर का उसे कोई सहारा नहीं था। जब भी वो उससे नाराज़ होती तो मुस्कुराता हुआ बाहें फैला देता। उसकी मुस्कुराहट देख उसकी बलिष्ठ बाहों के घेरे में उसके चौड़े सीने के साथ लगकर वो सब कुछ भूल जाती थी। वो उसे दुलारता, जानू तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हारे और बच्चों के अतिरिक्त मेरा कौन है यहाँ। तुम्हें अकेले छोड़कर काम करने का मेरा भी तो दिल नहीं करता, पर क्या करूँ, नौकरी है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक मेड का इंतज़ाम कर देता हूँ, काम में मदद हो जाएगी।
और वो पिघल जाती। दूसरे दिन वो फिर अकेली माँ अर्थात सिंगल मदर की तरह सब काम करती। उसे अपने संबंधों में कुछ घटता महसूस होने लगा था। क्या कम हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। रिश्तों के ठोस धरातल में छेद हो गया था, जैसे कुछ रिस रहा था वहाँ से। वो उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। शेखर के प्यार में वो कर्तव्य अधिक और मादकता कम पाती थी। जिस शेखर से उसने नाता जोड़ा था वो बदलता जा रहा था। समुद्र का उफान किनारे की बालू को साथ बहा ले जाता है। यहाँ उफान तो आता पर बालू साथ ना बह पाती। वो इस बदलाव के बारे में बहुत सोचती, स्वयं को ही दोषी मानती। दोनों बच्चों और सास ससुर के साथ वो इतनी व्यस्त हो गई थी कि शेखर की ओर ध्यान नहीं दे सकी। तभी वो उखड़ा उखड़ा रहता है। कभी कभी उसके भीतर अपनी सोच को लेकर द्वंद्व चलता। वो सोच को तराजू बना लेती, स्वयं और शेखर को अलग अलग पन्नों में डालकर संबंधों के पलों को तौलती। शेखर ने अपने कर्तव्य में कभी कमी नहीं की। उसे भरपूर आर्थिक सुरक्षा दी। क्रेडिट कार्ड था उसके पास। वो जितना चाहे खर्च करती। वो चुपचाप बिल दे देता। घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल के लिए वो समय नहीं दे पाता था, पर उसे कभी पूछता भी नहीं था कि दिन भर उसने क्या किया, कहाँ गई। उसे ये सब सामान्य नहीं लगता था। कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति इतना निर्लिप्त कैसे हो सकता है। परिवार के लिए उसकी नीरसता उसे चुभने लगी थी। रात 10 बजे के करीब वो घर आता। बच्चे 8 बजे सो जाते थे। वह उन्हें सोए हुए ही देख पाता। रात तक वो भी उसका इंतज़ार कर रही होती। दिन भर की बहुत सी बातें वो उसके साथ साझा करना चाहती। उसे बच्चों की अटखेलियाँ, शरारतें, उनके मुंह से निकले छोटे छोटे वाक्य बताना चाहती, पर वो थकी ऊँघती आँखों को ज़बरदस्ती खोलता हुआ अनमने मन से मुंह में कौर डालता। साक्षी महसूस करती कि उसे उसकी बातों में कोई रुचि नहीं होती थी। रोज़ रोज़ की इस बेरुखी से वो उकता गई थी। वो भी दिन भर की दौड़ धूप से थकी होती, पर रात को उसी के लिए बन संवर कर तरोताज़ा रहती। कई बार वो चिढ़कर झगड़ पड़ती। कंपनी बदल लें, किसी ऐसी कंपनी में जाएं जहां समय पर घर तो आ सकें। प्रोजेक्ट तो समाप्त होने का नाम ही नहीं लेते। वो उसे कुछ नहीं कहता था। नाराज़गी से भरी बातों को मुस्कुराकर टाल जाता और उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर आ जाता और आंखें मूंद लेता। जानता था कि अब वो बोलेगी नहीं। उसकी बाहों के घेरे से मुक्त होकर वो अचंभित होती और साथ ही चिंता का नाग उसे डस जाता। शेखर कभी कुछ कहता क्यों नहीं? वो झगड़े भी तो किससे? हर समय मुस्कुराता रहता है। जय के पैदा होने के बाद से वो अंतर्मुखी हो गया है। घर में सबके साथ होते हुए भी वो अपने में खोया रहता है। शादी के बाद का उन्माद, रोमांस उनके जीवन से लुप्त हो गया। कहाँ गुम हो गया है? शेखर एक चंचल प्रेमी था। प्यार करने के उसके नए नए तरीके होते थे। वो उसे भिन्न भिन्न अदाओं से लुभाता था, स्वयं को कई तर्कों से समझाती। शादी के कुछ वर्षों बाद रिश्तों में गर्माहट नहीं रहती होगी, प्यार में स्थिरता आ जाती होगी। शायद उसकी ही चाहतों ने अधिक पांव पसार लिए हैं। हर तरह से स्वयं को शांत कर सोने की कोशिश करती। बगल में लेटे मुस्कुरा रहे शेखर को देखकर तरल हो जाती। काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, तरक्की जो मिली है इसलिए इतना थका रहता है। मेरा शेखर है बड़ा प्यारा, कहते हुए उसकी मुस्कुराहट चूम लेती। सुबह उठकर कुछ देर के लिए वो बच्चों के साथ खेलता। वो अपने नकारात्मक विचारों को छिटक कर उमंग और उत्साह से भर जाती। कुछ दिनों बाद वो फिर अकेलेपन के चक्रव्यूह में फंस जाती और उससे आए शून्य से घिर जाती। शेखर की बाहों के घेरे में उसे पहले से गर्माहट नहीं मिलती थी। ठंडापन महसूस होता। संसर्ग में भावनाओं का संवेग न होता। सहवास में शेखर की उसे अपने प्रति औपचारिकता की अभिव्यक्ति अधिक मिलती। कोमल क्षणों में भी वो कहीं खोया रहता। हर बार उसका शरीर चुगली काटता कि शेखर का दिल कहीं और था। वो उसके साथ होता हुआ भी उसके साथ नहीं था। वो तृप्त होकर भी अतृप्त रहती। उसे महसूस होने लगा था कि वो मानसिक संतुलन खो रही है। शारीरिक रसायन अनियंत्रित हो रहे हैं। उसने अपनी डॉक्टर से बात की। उसने उसके खून से लेकर सभी तरह के टेस्ट किए और साक्षी को सलाह दी कि वो नौकरी करे या अपने आप को घर से बाहर कहीं व्यस्त रखे। उसके भीतर फैलता शून्य सकारात्मक सोच और शरीर के अच्छे रसायन का निकास कर नकारात्मक ऊर्जा का विकास कर रहा था। इस ऊर्जा को अगर समाप्त नहीं किया गया तो अवसाद उसे घेर लेगा। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका डॉक्टर ने उसे यही सुझाया था कि अपने इर्द गिर्द के वातावरण से कुछ घंटों के लिए दूर हो जाए। उसने नौकरी ढूंढने के लिए अंतर्जाल का सहारा लिया और कई रिक्त स्थानों के लिए निवेदन पत्र भर दिए। वेकटैक कम्युनिटी कॉलेज में 2 सप्ताह के भीतर उसे फिजिक्स पढ़ाने की नौकरी मिल गई। इंटरव्यू के बाद उसे उसी समय नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया गया।
रात्रि भोजन के समय उसने बड़े उत्साह के साथ शेखर से अपनी खुशी बांटी। ये देखिए मेरा नियुक्ति पत्र, मुझे नौकरी मिल गई है, शाम की क्लासें मिली हैं, सोचती हूँ मना कर दूँ, बच्चों को किसके पास छोड़कर जाऊँ। शेखर ने उमंग के साथ कहा था, मेरे पास। आप घर पर होते ही कहाँ हैं? मेरी जानू को कैरियर बनाने का मौका मिला है तो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं जो काम शाम को कंपनी में बैठकर करता हूँ वो घर से कर लिया करूँगा। हाँ, अपने प्रोजेक्ट लीडर जेम्स को घर बुलाना पड़ेगा, वह यहाँ आकर मेरे साथ काम कर लेगा। हम दोनों मिलकर बच्चों की देखभाल भी कर लेंगे। जेम्स बच्चों का बहुत शौकीन है। उसने पहली बार जेम्स का नाम सुना था। बच्ची दूध पीकर सो गई थी। उसने अपने अंग ढक लिए। दोनों बेटे साथ वाले कमरे से निकलकर पीछे से आकर उससे लिपट गए। इसी तरह बच्चे उससे लिपटकर जेम्स अंकल की तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे। उसे विश्वास नहीं था कि शेखर बच्चों को संभाल सकेगा, लेकिन जेम्स से मिलने के बाद वो निश्चिंत होकर कॉलेज जाने लगी थी। पहले दिन जब वो जेम्स से मिली थी तो किसी मैगज़ीन के पृष्ठों के विज्ञापनों से निकला चेहरा लगा था। पुष्ट देह, नीली आँखें, भूरे बाल, शिष्ट और शर्मीला, व्यवहार में सभ्य। बच्चों को मिलते ही वो उनका दोस्त बन गया था। कुछ दिनों में वो भी उसकी प्रशंसिका हो गई थी। मीनल ने सोनू, जय और उसे वहाँ से उठने के लिए कहा। बच्ची को उसकी गोद से अपनी गोद में लिया, उसे साथ वाले हॉल में चलने का इशारा किया। दोपहर के 3 बज चुके थे। 5 बजे शेखर की मृतक देह को श्रद्धांजलि अर्पित कर अंत्येष्टि की रस्म पूरी करनी है। सरोज शर्मा आंटी ने साक्षी की ओर देखते हुए मीनल को धीमी आवाज़ में कहा, मीनल इसे शौचालय ले जाओ, पानी वानी पिलाओ, जाने वाला चला गया, इसका ख्याल तो रखो। वे जब बोलती हैं तो बोलती चली जाती हैं। रो नहीं पा रही, इसे शौक लगा है। अभी से कुछ समझ नहीं आ रहा, जब समझ में आया तो आंसुओं को रोक नहीं पाएगी। जिस झटके से और जिस दौर से गुजर रही है उससे पानी की कमी हो सकती है। बेटी ध्यान दो इसकी ओर, अभी इसकी बच्ची दूध पीती है। अच्छा आंटी, कहकर मीनल साक्षी को शौचालय की ओर ले गई। वो कठपुतली सी उसके पीछे चल पड़ी। मीनल उसे वॉशरूम में छोड़कर हॉल में लौट आई। कमोड पर बैठते ही उसके पेट में मरोड़ उठने लगे। वो पेट पकड़कर बैठ गई। ऐसे ही मरोड़ उस दिन उठे थे जब वो 4 माह की गर्भवती थी और कॉलेज से उत्साहित घर आई थी। उस दिन क्लास कैंसिल हो गई थी। वो बच्चों को सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो दबे पांव घर में घुसी थी। बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही थी। घर में सन्नाटा था। उसके मास्टर बेडरूम से जेम्स और शेखर की फुसफुसाहट और हल्की हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। उसने सोचा बच्चों के साथ खेल रहे होंगे। ज्यों ही उसने दरवाज़ा खोला, बिस्तर पर जेम्स और शेखर अंतरंग क्रियाओं में लीन थे। वो दृश्य उसके अंदर की औरत को झकझोर कर उसके अस्तित्व को जड़ों से उखाड़ गया। उसके पेट में उथल पुथल हुई, घबरा गई। वो मरोड़ उठा था और मतली आ गई थी। वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ भागी, वरना कहीं कारपेट पर उल्टी कर देती। उसे अपने बदन से बदबू आने लगी थी। उसने बच्चों के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। पूरे शरीर का पानी आँखों और रोम रोम से बह निकला था। उसे अपनी त्वचा और अंगों से दुर्गंध आने लगी और वो गर्म पानी के शावर में खड़ी हो साबुन से रगड़ रगड़ कर बदन धोने लगी। शेखर का धोखा उसके अंग अंग को बींध गया था। पूरा शरीर पीड़ा से करहा रहा था। पिछले कई दिनों से उसका अंतर्ज्ञान उसे रिश्तों में आ रही दूरियों से परिचित करवा रहा था, पर वो उसे अपना मानसिक विकार और शारीरिक रसायनों के अनुपात का जमा घटाव समझती रही। वो सोचती रही कि उसके केमिकल्स का संतुलन बिगड़ गया है। जेम्स से प्रत्यात्मकता के बाद वो उसे स्पर्श करता रहा। उस एहसास से उसे फिर मतली आ गई। उसका रोष गुस्से में बदल गया। वो शेखर को लताड़ना चाहती थी, नहीं कर सकी। बच्चे सो रहे थे। शेखर अपनी मुस्कुराहट में अपना दुष्कर्म छिपाता रहा। वो उसके नाजायज संबंधों को दुष्कर्म ही कहेगी। निम्न मध्यवर्गीय संस्कारों से जकड़ा उसका मन शेखर के प्रति आक्रोश से भर गया। उसका पोर पोर वेदना से पीड़ित था। वो किसे अपना दर्द बताए। बहते पानी के साथ वो उसे बहाने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका में कमरे अंदर से बंद भी कर लो तो बाहर से एक मोटी सुई जैसी चाबी से खोले जा सकते हैं। शेखर बच्चों के कमरे को खोल कर भीतर आ गया था। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। साक्षी, बहुत देर से नहा रही हो। पानी की आवाज़ बच्चों की नींद तोड़ रही है। वे बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं। नीचे लिविंग रूम में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, विनम्रता से शेखर बोला था। बच्चों का नाम सुनते ही वो संयत हो गई थी। शावर लेते हुए उसने कहा था, इस समय नहीं, मैं सुबह बात करूँगी, अभी चले जाओ प्लीज़। वो उसी समय वहाँ से चला गया। शावर बंद करके बदन पोंछकर नाइटी पहनकर वो बाहर आ गई। बच्चों को देखने लगी।
वे मासूम, भोले भाले, गोल मटोल, दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सो रहे थे। उसके पेट में हौल पड़ रहे थे और आंखें बहती जा रही थीं। शेखर की बेवफाई, धोखा उसे तार तार कर रहा था। अगर उसने भारत फ़ोन किया तो दोनों के माँ बाप को इस उम्र में गहरी चोट लगेगी। उसके इर्द गिर्द के लोग, रिश्तेदारों की सोच उदारवादी नहीं, बेहद संकीर्ण है। शादी से इतर किसी और स्त्री के साथ संबंधों को वे स्वीकार कर सकते हैं, पर पुरुष के साथ नहीं। इस बात को वे नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे। परिवारों का जीना वहाँ दूभर हो जाएगा। उसकी बहनों की शादी के लिए लड़के मिलने मुश्किल हो जाएंगे। आधुनिक भारत में अभी भी बहुत से लोग हैं जो इन संबंधों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। शेखर के यथार्थ का ठोस धरातल उनके पांव जख्मी कर देगा। उसने किसी को भी बताना उचित नहीं समझा। उदास, थकी, परेशान वो दोनों बच्चों के मध्य में लेट गई। दोनों ने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उस निर्मल सुख से उसकी आंखें मूंद गईं। कहीं खटका हुआ, उसकी नींद टूट गई। शायद शेखर चाय बना रहा था। वो धीरे से उठी ताकि बच्चे जाग न जाएं, और उसने खिड़की पर से पर्दा हटा दिया। साफ सुथरा खुला आकाश देखते ही आंखों को चैन मिला। पूरे आसमान पर केवल एक तारा चमक रहा था, भूले भटकों को राह दिखाने वाला। वो खिड़की के पास खोली, शायद उसे भी राह दिखा दे। टिकटिकी बांधकर वो उसे देखने लगी। तारे की रोशनी उसकी आंखों की ओर बढ़ने लगी। रोशनी उसकी आंखों तक पहुंचते ही तारा गायब हो गया। उसने आंखों को झपकाया, तारा वहाँ नहीं था। उसकी बेचैनी मिट गई थी। वो उसी समय लिविंग रूम में गई। शेखर कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था। वो सारी रात सोया नहीं था। उसे देखते ही वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और बोला, जानू। साक्षी ने उसे वहीं रोक दिया। मैं जानू हूँ तो जेम्स को क्या कहते हैं आप? साक्षी, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे संबंध का इस तरह पता चले। मैं स्वयं तुम्हें बताना चाहता था। फिर बताया क्यों नहीं? बस बता नहीं पाया। सही समय की तलाश करता रहा। सही समय की तलाश में मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे। अगर आपकी शारीरिक और मानसिक ज़रूरत स्त्री नहीं पुरुष था तो मुझसे शादी क्यों की? साक्षी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, अपनी इस शारीरिक ज़रूरत, अपनी रुचि और संवेगों का मुझे भी पता नहीं था। मैं तो लड़कियों की ओर बहुत आकर्षित होता था, तभी तो तुम्हारे साथ शादी की थी। जय के जन्म तक मैं अपने आप से अनभिज्ञ था। अपने शरीर, इसकी संरचना और इसकी इच्छाओं से अनजान था। उन्हीं दिनों जेम्स मेरा प्रोजेक्ट लीडर बनकर आया था। उसे देखते ही पता नहीं मुझे क्या हुआ और बहुत कुछ होता चला गया। मैं उस बहाव में बह निकला और मैं अपने आप को दोषी मानती रही। मेरे अंदर की औरत रोज़ टूटती और बिखरती रही। तुम क्यों मुझे समझना नहीं चाहते थे, ये मैं अब जान पाई हूँ। मैं तुम्हारी व्यस्तता के आवरण में अपनी ख्वाहिशों, अपने जज्बात को ढकती रही। मर्द हो ना, सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे, अपनी चाहतें पूरी करने में लगे रहे। मैं तो सिर्फ औरत हूँ। मेरी औकात, मेरा वजूद ही क्या है? ऐसी बात नहीं साक्षी। मैं अपराध बोध से ग्रस्त हो गया था। तुम्हारे प्रति स्वयं को दोषी समझता था, तभी तुम्हें कुछ कहता नहीं था। अपनी इस कुंठा को लेकर मैं मनोविशेषज्ञ से कई बार मिला हूँ। उसी की सहायता से अपने आप को समझ पाया हूँ। मेरी शारीरिक संरचना ऐसी है कि मैं दोनों लिंगों के प्रति आकर्षित हो सकता हूँ। ये तो आपको पहले से पता था कि आपको दोनों लिंग आकर्षित करते हैं। आप उसे झुठला रहे थे ताकि परिवार और समाज में आपकी छवि ना बिगड़े। अचानक ऐसे कैसे हो गया कि जेम्स सामने आ गया तो आप बह गए? व्हाट ए लॉजिक। साइंस पढ़ी है, अनपढ़ नहीं हूँ। सच कहता हूँ, मुझे पता नहीं था अपने इस एहसास का। कभी किसी पुरुष को देखकर कुछ नहीं हुआ था। कल ही तुम्हारी मुलाकात डॉक्टर क्रिमली वेंजरॉफ, जो टॉप की मनोविशेषज्ञ हैं, उनसे करवाता हूँ। वही तुम्हारी इस शंका को दूर कर सकती हैं। उसी ने मेरी काउंसलिंग की है। तभी मैं जान पाया कि प्यार, मोहब्बत, समलिंग, विपरीत लिंग, आकर्षण सब केमिकल्स का खेल है। शेखर ने सामने पड़ी मेज़ से चाय का प्याला उठाया और अपनी बात जारी रखी। अभी नए शोध से पता चला है कि पुरुषों में भी मेनोपॉज होता है, जिसे एंड्रोपॉज कहते हैं, और उनमें धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते हैं। महिलाओं की तरह एकदम नहीं। बाइसेक्सुअल इंसान उम्र के किसी भी हिस्से में स्त्री पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित हो सकता है, और मेरी बदकिस्मती है कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ। आकर्षित जितना भी हो लें, पर रहेंगे एक के साथ। शेखर को होंठों से लगा गर्म प्याला आइस टी सा लगा। मैं वैज्ञानिक हूँ, हार्मोन्स के अनुपात की मात्रा के गणित को समझती हूँ और आपकी शारीरिक संरचना को स्वीकार करती हूँ। बता देते तो शायद इतनी चोट ना पहुँचती। व्यथा दोनों के मध्य बैठी थी।
आपसे प्यार किया है, विश्वास किया होता मुझ पर। आपकी इस शारीरिक प्रक्रिया से मैं बेखबर थी। आप इतने दिन 2 रिश्तों में पिसते रहे। जिसे प्यार किया जाता है उसे तकलीफ़ में देखना प्यार करने वाले के लिए कष्टकारी होता है। मुझे तो आपके बिना गृह कार्य और बच्चों को संभालने की आदत हो चुकी है। शेखर आंखें मूंद कर सुन रहा था। अच्छा, एक विकल्प दे रही हूँ कि बच्चों के थोड़ा बड़ा होने तक जिस तरह से जीवन चल रहा है, अगर चला सकें तो हम सबके लिए बेहतर होगा। कल ही मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि कैलिफोर्निया के पब्लिक स्कूलों के कोर्स में लिंग और सेक्स से जुड़ा हर नया शोध पढ़ाया जाएगा ताकि युवा पीढ़ी को इसका सही ज्ञान हो। पर हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलताओं का पता नहीं, और मैं बताना भी नहीं चाहती। ये भी नहीं चाहती कि लोगों को इस समय आपके संबंध का पता चले और बच्चों तक बात पहुँचे। हम दोनों के माँ बाप इस सदमे को सह नहीं सकेंगे। जेम्स के लिए मैं आपको अपने बंधन से मुक्त करती हूँ। हाँ, अब आप हमारे बेडरूम में नहीं, अलग कमरे में सोएंगे। दृढ़ता से कहकर वो उठ गई। बच्चों के रोने की आवाज़ आ गई थी। शेखर हारे हुए राजनीतिज्ञ सा बैठा रह गया, जिसे वो आज तक भावनात्मक स्तर पर एक कमज़ोर औरत समझता था और कुछ भी बताने से कतराता था। डरता था कि जब भी वो उसे अपने और जेम्स के बारे में बताएगा, वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लड़ेगी, झगड़ेगी और उसे कई तरह की दुहाई देकर विचलित करेगी। अपनी दृढ़ता से वो उसे स्तब्ध और बेजुबान कर गई। उसके व्यक्तित्व के इस पहलू से वो परिचित नहीं था। वो स्वयं भी अपने इस रूप से परिचित हो रही थी। विकट और कठिन घड़ियों में उसका स्वाभिमान और कर्मठता जाग उठी थी। आज़ाद होकर शेखर घर से बेपरवाह अपनी और जेम्स की दुनिया में खो गया था। साक्षी और बच्चे गौड़ हो गए थे उसके लिए। उसकी बात का मान रखने के लिए वो कई कई दिनों बाद बच्चों और उसे सूरत दिखाकर बस सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं के लिए घर में उपस्थिति दर्ज करवा जाता। साक्षी ने स्थिति स्वीकार कर ली थी। उसने मीनल और पारुल की सहायता से बच्ची को जन्म दिया। वही उसे अस्पताल लेकर गईं और उसका ध्यान रखा। शेखर को बच्ची के बारे में 1 सप्ताह बाद पता चला। उस दिन वो उसके कमरे में आया था। वो बहुत उदास, परेशान, खोया खोया सा था। वो बच्चों में व्यस्त थी। बच्ची के जन्म के बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हो पाई थी कि उसे सब जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। नौकरी से उसे छुट्टी मिली हुई थी। शेखर क्यों परेशान है वो उससे पूछ नहीं पाई थी। उस दिन के बाद उसने उसे मुस्कुराते नहीं देखा। घर वो जल्दी आने लगा था, पर अधिकतर समय अपने कमरे में बिताता। बच्चों के साथ खेलता हुआ भी वो गुमसुम ही रहता। उसने उससे 1-2 बार पूछा, पर वो थकान का बहाना बनाकर बात को टाल गया। साक्षी ने अधिक नहीं पूछा। वो अपनी ही व्यस्तताओं में उलझी हुई थी। बच्ची की डिलीवरी के समय उसने जानबूझकर अपने सास ससुर को नहीं बुलाया था। घर का पर्दा उठ जाता। पर्दा तो शेखर स्वयं ही उठा गया, उसके और पुलिस के नाम पत्र लिखकर। काश उसने जोर डालकर पूछा होता कि उसे परेशानी क्या थी। शायद वो उसे बचा लेती, दुर्घटना रुक जाती। सोचों के भंवर में वो धंसने लगी। वो उसे रोकती भी तो किस अधिकार पर? सारे अधिकार तो उसने जेम्स को दे दिए थे। घर में शेखर दोस्त की तरह नहीं, अजनबी की तरह व्यवहार करता था। जबकि वो उसकी दोस्त बन गई थी, उसे उसकी चिंता होती थी। तभी मीनल ने जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। साक्षी, तुम ठीक तो हो ना? कब से वॉशरूम में बैठी हो? साक्षी ने मीनल की आवाज़ सुनकर स्वयं को संभाला, फ्लश का बटन दबाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। वॉश बेसिन पर हाथ मुंह धोने लगी। मैंने सोचा थोड़ी देर तुम्हें अकेला छोड़ दूं, इसलिए हॉल में चली गई थी, पर तुमने तो बहुत देर लगा दी। अब मैं शंकित हो गई थी कि कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। साक्षी चुपचाप मुंह धोती रही। पंडित जी ने अंतिम संस्कार के लिए तुम्हें बुलाया है, तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। साक्षी चुपचाप हॉल की तरफ बढ़ गई। भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने अपने दोस्तों को ईमेल भेजकर इसकी सूचना दे दी थी। लोग बेंचों पर बैठ चुके थे। वो बच्चों को लेकर आगे की सीट पर बैठ गई। गीता का पाठ और महामृत्युंजय मंत्रों की स्वर लहरी धीमे स्वर में सुनाई दे रही है। उसके बैठते ही पंडित जी ने गीता के कुछ श्लोक पढ़े और शरीर की नश्वरता पर बोलना शुरू किया। वहाँ बैठे सभी लोग कुछ क्षणों के लिए सांसारिक मोह माया से दूर चले गए। सबको अपना शरीर नश्वर लगने लगा। कुछ लोगों को अपने याद आने लगे जो उन्हें छोड़ गए थे। उनकी आंखों में पानी तैरने लगा। कई महिलाओं की दबी घुटी सिसकियाँ, सुबकियाँ वहाँ सुनाई देने लगीं। साक्षी अचंभित है कि उसके भीतर तो बरसात हो रही है और उसकी आंखें सूखे की लपेट में आ चुकी हैं। उसकी भावनाएं, उसके संवेग किस गुफा में समा गए हैं जहाँ से उन्हें उस तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिल रहा। वो शेखर से प्यार करती थी, फिर भी इतनी रूखी क्यों है? कहते हैं
जब तक मुर्दे को जलाया नहीं जाता, आत्मा वहीं अपनों के आसपास रहती है। शेखर की आत्मा भी सब देख रही है। वो उसे उसके प्रति विमुख देखकर दुखी होगा। वो इस संसार से दुखी गया है। वो उसकी आत्मा को शांति देना चाहती है। वो निर्मम नहीं थी, फिर वो भावना रहित क्यों हो गई है? उसे लगने लगा है कि शायद वो स्वयं भी जिंदा नहीं, तभी तो इतनी रूखी सूखी और निर्लज्ज हो गई है। जिसने अपने पति के मरने पर एक आंसू नहीं बहाया। वो महसूसने लगी कि वो अपनी आत्मा से ये सब देख रही है। उसने अपने आप को चुटकी काटी। आउच! दर्द हुआ। वो जिंदा है। पंडित जी का प्रवचन बंद हुआ। उन्होंने कहना शुरू किया, अब मृत शरीर को अंतिम यात्रा पर भेजने का समय आ गया है। शेखर को सजा धजाकर जिस ताबूत में लिटाया हुआ था, उसकी परिक्रमा करने के लिए उन्होंने साक्षी और बच्चों को फूल दिए। परिक्रमा कर बच्चों ने शेखर के पांव छूकर फूल चढ़ाए। साक्षी वहीं खड़ी हो गई, एक बेजान मूर्ति सी। उसका अस्तित्व शेखर का पत्र पढ़कर चूर चूर हो चुका था, जो पुलिस ने उसे दिया था, जिसमें उसने लिखा था, जेम्स उसे किसी और के लिए छोड़ गया। वो उसका अलगाव सह नहीं सका। वो जेम्स को बहुत प्यार करता था। अब उसके जीवन का कोई अर्थ व औचित्य नहीं रहा। ऐसे जीवन को समाप्त करना उसने बेहतर समझा। ताबूत में पड़े उस इंसान की मुस्कुराहट को उसने अंतिम बार आंखों से अलविदा कहा, जिसके जीवन में उसका और बच्चों का कोई स्थान नहीं था। पर उसने उससे प्यार किया था और वो उसके बच्चों का बाप था। लोग पंक्तिबद्ध परिक्रमा कर शेखर पर फूल चढ़ाने लगे। एक स्वर में लोगों ने राम नाम सत्य कहना शुरू कर दिया और ताबूत को पहियों पर चलाकर एक बड़ी सी गाड़ी के साथ जोड़ दिया गया। संपत पॉल ने सोनू और जय का हाथ थाम कर कार में बिठा दिया। मीनल बच्ची को उठाकर साक्षी के साथ कार में बैठ गई। पुलिस की गाड़ियों के पीछे कारों की कतार और शेखर के शव को लिए बड़ी गाड़ी फ्यूनरल होम के उस हिस्से की ओर धीमी गति से चल पड़ी, जहां बिजली का बटन दबाकर दाह संस्कार किया जाता है। वहां से बाहर निकलते ही साक्षी ने जेम्स को सिर झुकाए खड़े देखा। आंखों में उतर आई नमी को अंदर गटक लिया और होंठ भींच गए। ना, अभी बहुत कुछ करना है। अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई एक मर्म भेदी और दुखद कहानी, आग में गर्मी कम क्यों है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और हाइप जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।